हम लोगों ने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डेराइव किया था लास्ट टाइम जो किया, और फॉर्मूला आ गया था KQ/R। ठीक है, अब इसमें ग्राफ पे सवाल कई बार आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहला तो यही आ गया कि एक मान लो आपको ये दिया गया है कि ये एक सोर्स चार्ज है और ये नेगेटिव है, और आपको इसकी वजह से r डिस्टेंस दूर जो पोटेंशियल है वो एक फंक्शन ऑफ पोजीशन डिस्टेंस होगा, और पूछा जाए कि ये ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा? जस्ट सिंपली यही ग्राफ पूछा है, ग्राफ बनाओ कैसा बनेगा। देखो ठीक है, मैं दो ग्राफ बनाता हूं, ये वाला होगा या ये वाला होगा। ऊपर बनाना होगा कि नीचे बनाना होगा? नीचे क्यों? पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज को कैसे रखते हैं? विद साइन। तो नेगेटिव तो ये भी नहीं है, गलत ये भी है, गलत ये भी है। असल में नेगेटिव कब होगा? जब ये R को V आपने ऊपर मार कर रखा हो, और अब अगर आप ये ग्राफ ये बनाते हैं तो ये सही ग्राफ होगा। ठीक है, V का R के साथ ग्राफ अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो वो ग्राफ ये वाला बनेगा, ये वाला। इन दोनों में से कोई नहीं होगा। क्लियर है एक चीज? तो ये मतलब गलती से भी यूं नहीं करना है कि ग्राफ नीचे बना है तो ये एरो नीचे लगा दिया, प्रत्येक साइड पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, इस ग्राफ में दो पोटेंशियल है, एक ये है V1 और एक ये है V2। कौन सा हाई पोटेंशियल है? ये 0 है, ये V2 और ये V1 है। कौन सा हाई पोटेंशियल है? ये हाई पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल इज कंपेयर्ड विद साइन। क्लियर है? इस तरह के छोटे छोटे सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जो आपकी बुक में जो ग्राफ है, जो बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है, उसका E और V का कंपैरेटिव ग्राफ आप बनाओ। कंपैरेटिव में अलग अलग नहीं बनाने थे, वो भी मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। क्यू पॉजिटिव ही मान लो, जब कुछ नहीं दिया है तो हम पॉजिटिव मान लेते हैं। क्यू पॉजिटिव है, और इसका आपको ना ग्राफ बनाना है विद R। मैं दो ग्राफ बनाऊं, एक तो E का और एक तो V का। तो देखो यहां पे दो ग्राफ मैंने बनाए, एक तो ये वाला ग्राफ है, और एक ये वाला ग्राफ है। दोनों में कुछ डिफरेंस है। कौन सा ज्यादा स्टीप है, ज्यादा स्लोप वाला ग्राफ कौन सा है? ये जो बाद में बनाया है ये वाला है। ठीक है, अब ये कैसे पता करें कि हम E और V कौन सा है? उसका तरीका क्या होगा? आपने कोई एक वैल्यू ली, ये कोई R0 है, यहां पे उनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू थी E0 और V0, जो न्यूमेरिकल वैल्यू मींस विदाउट यूनिट अगर आप देखें तो वो सेम वैल्यू थी। अब अगर मैं डिस्टेंस डबल करूं, 2R0 करूं, तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो बहुत कम हो रहा है, और ये वाला ग्राफ है कम, तो ये भी हुआ है लेकिन उतना कम नहीं हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं ये तो आधा हुआ है और ये 1/4 हो गया। अब किसका फॉर्मूला कैसा होता है? अगर मैं E का फॉर्मूला लिखूं KQ/R², और मैं V का फॉर्मूला लिखूं तो KQ/, डिस्टेंस डबल करने पे V तो हाफ होगा, डिस्टेंस डबल करने पे V हाफ इस वाले ग्राफ में हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू हुई होगी V की, तो ये कितना हो गया? V0/2। इट मींस ये वाला जो ग्राफ है ये तो किसका है? V का, और डिस्टेंस डबल करने पे ये E जो है ये 1/4 हो गया होगा, ये हो गया E0/4। तो ये जो ग्राफ है ये किसका होगा? आपका E का। तो ये कंपैरिजन देना था, बुक में लिखा रखे हैं, आप और ढंग से कंपैरिजन यूं करके आओ कि भाई किस तरह से हमने देखा। ठीक है, एक ही ग्राफ में समझ आ गई कौन सा E का ग्राफ और कौन सा V का।
बोलो ठीक। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज ये हमने डिराइव किया था, और सॉल्व एग्जांपल 2.1 आप कर लेंगे, इसके नीचे ही लिखा हुआ है। इसमें जो मेन बात थी वो दो लाइन है जिसका हमने पूरा लेक्चर निकाल दिया है ना। कौन सा जो स्टार्टिंग लेक्चर था कि कैसे पाथ इंडिपेंडेंस है, क्या आई कैप जे कैप में गए थे, आर कैप थीटा कैप, आर कैप थीटा कैप, उसमें हमने पूरा लेक्चर निकाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये अगर नोट करना हो तो कैसे भी करके आप देख लेना, जिस तरह से भी कर लेना। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम उस पे आएंगे। अब डाइपोल का पोटेंशियल देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बिठा दूंगे इससे। देखिए एक डाइपोल का अगर आपको पोटेंशियल लिखना है, मैं हेडिंग लिख देता हूं। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एक चीज हमें स्टार्टिंग में मेंशन कर देनी चाहिए, लेट v एट इंफिनिटी v, क्योंकि बिना जीरो लेवल के आप कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो v एट इंफिनिटी हमने जीरो माना। अब देखो सबसे पहली बात ऑन द एक्सिस हम निकालते हैं, फिर हम इक्वेटोरियल पे चलेंगे और फिर जनरल पोजीशन पे। ऑन द एक्सिस अगर आप देखते हो तो ये कोई डाइपोल है, हम मान के चलेंगे कि डाइपोल शॉर्ट है, लगा देंगे कंडीशन अभी। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू, और ये सेपरेशन 2a। अब एक्सिस में भी इसमें दो पॉइंट होंगे, एक आगे होगा और एक पीछे होगा। इस तरह से दो पॉइंट हम लेंगे। एक पॉइंट मैंने यहां लिया, सपोज यहां से r डिस्टेंस इधर, और एक पॉइंट में ले रहा हूं r ही डिस्टेंस पीछे। इस तरह से मैंने दो पॉइंट्स लिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल होना है वो साइड वाले के होने ना होने पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर आपने v एट इंफिनिटी जीरो माना है तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, r डिस्टेंस दूर, kq/r। ठीक है, तो प्लस q से दूरी कितनी है, फीड पॉइंट है ये। मैं पॉइंट नंबर 1 इसको लिख रहा हूं और पॉइंट नंबर 2 इसको लिख रहा हूं। तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी r माइनस a। क्या हमने सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस r मानी, ये लेंथ 2a है, तो ये a और ये a, तो प्लस q से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, r माइनस a, और माइनस q, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस q से इसकी दूरी कितनी होगी, r प्लस a। अब अगर आपने v एट इंफिनिटी जीरो माना है तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आप यूज करें यहाँ पे, तो v1 ड्यू टू प्लस q तो कितना होगा, kq अपॉन r माइनस a, प्लस ड्यू टू माइनस q कितना होगा, विद साइन आपको पुट करना होगा अपॉन r प्लस a। समझ आ गया है कैसे लिखा हमने, है ना। kq आपने कॉमन लिया, 1 अपॉन r माइनस a, ये माइनस होगा यहाँ 1 अपॉन r प्लस a। आप एलसीएम लेंगे r माइनस a इंटू r प्लस a, क्या बनेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लेकिन ऊपर देखोगे तो r प्लस a और माइनस r माइनस a, तो r से r कटेगा और a जुड़ के 2a हो जाएगा, है ना। पूरा ऊपर हो गया 2a, और q इंटू 2a को मैं क्या लिख लूंगा, p डाइपोल मोमेंट। तो जो v1 आपका बचा, v1 के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q इंटू 2a को आपने इकट्ठा किया, p डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। डायरेक्शन बिल्कुल मत लगा देना, ये पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। और फिर अगर आप ये शॉर्ट वाली बात यूज करें, मान लो मैं इस डाइपोल को
शॉर्ट मान के चलो, तो अगर आप शॉर्ट मानते तो r बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर r बहुत बड़ा होगा तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को लगभग हम r स्क्वायर लिख पाएंगे। तो ये जो बनेगा नियरली 1/4πε0 p बाई r स्क्वायर, kp बाई r स्क्वायर, ये बना अगर आप एक्सिस पे आगे की तरफ है तो। अब मैं आता हूं इधर, अगर आप एक्सिस पे पीछे की तरफ है, एक्सिस पे अगर पूछा जाए तो आपको दोनों साइड दिखाना चाहिए क्योंकि उधर अलग पोटेंशियल है इधर अलग है, ठीक है। एक्सिस पे अगर आप पीछे की तरफ हैं तो माइनस क्यू से ये दूरी कितनी होगी, r माइनस ए, और प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस ए। तो जब दोबारा आप ये स्टार्ट करेंगे v2, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, पहले वाले में तो माइनस आ जाएगा और दूसरे वाले में प्लस आ जाएगा, ये तो डिफरेंस है। पहली टर्म में माइनस आएगा, दूसरी टर्म में प्लस आएगा, मतलब जो भी चल रहा है उसका नेगेटिव, जो भी चल रहा है उसका नेगेटिव आना है। तो हम डायरेक्ट लिखें तो v2 बनेगा माइनस 1/4πε0 p बाई r स्क्वायर, यानी कि एक्सिस पे अगर आप आगे देखते हो r डिस्टेंस दूर आगे तो kp बाई r स्क्वायर, और पीछे देखते हो तो माइनस kp बाई r स्क्वायर, और दोनों पोटेंशियल सेम नहीं है, आगे ज्यादा पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है और नेगेटिव कम होता है। क्या ये बात यहां तक समझ आ गई क्या? ठीक है। और ये चीज भी आपके एग्जाम में यूं आ सकता है कि एक डाइपोल है, उसके एक्सिस पे आगे की तरफ आपने कोई पॉइंट लिया, उसका पोटेंशियल ग्राफिकली कंपेयर करो एक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल से, सेम जो अभी करवा है वही सेम। v पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के फॉर्मूले में नीचे क्या आ रहा है, r स्क्वायर, और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के ना पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले में नीचे क्या आता है, r आता है, kq बाई r। तो क्या वो सेम वही कंपैरिजन नहीं हो जाएगा? अभी दो ग्राफ बनाए थे, तो जो E वाला ग्राफ का था वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था, वो तो बन जाएगा डाइपोल के पोटेंशियल का, और जो सिंगल वाला था वो किसका बन जाएगा, पॉइंट चार्ज। समझ में आ गया? अगर वही कंपैरिजन फिर से आ जाए कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल और एक डाइपोल का पोटेंशियल ग्राफिकली कंपेयर करो विद डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, तो वैसे ही दो ग्राफ बनाने, जो 1/4 कम हो रहा हो वो तो डाइपोल का पोटेंशियल होगा, और जो केवल आधा वो डबल डिस्टेंस करने पे वो पॉइंट चार्ज का होगा। ना वो तो उसने कहा है ना कि कंपेयर करना है, कंपैरिजन है जस्ट वो, कि r पे देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ग्राफ को, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये आ गया ना, समझिए। तो एक्सिस वाला देखिए, अब आपने एक सॉर्ट डाइपोल लिया, उसकी वजह से r डिस्टेंस दूर, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, kp अपॉन r स्क्वायर। एक बार आपने पॉइंट चार्ज लिया, उसकी वजह से r डिस्टेंस दूर, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, kq अपॉन r, अगर आप v एट इंफिनिटी 0 मानते हो। क्लियर ना यहाँ पे? ठीक है। सपोज मैं इसको तो लिख रहा हूं v ड्यू टू डाइपोल, और इसको मैं लिख रहा हूं v ड्यू टू पॉइंट चार्ज, vd एंड dp, vd एंड dp। अब आपने ग्राफ बनाए r के साथ v का, फिर से वही बात है, दो ग्राफ आप लेके चले, ठीक है। आपने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी ली r0, जहां पे vd और vp न्यूमेरिकली सेम आ, अलग अलग फॉर्मूले लेकिन वैल्यू तो बराबर आ सकती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस डबल की, 2r0 पे मैं गया, तो एक ग्राफ तो आधे पे पहुंचा रहा है और एक ग्राफ मुझे कहां पहुंचा रहा है, 1/4 पे। तो कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो आपको पहुंचाएगा, पॉइंट चार्ज वाला, यानी कि पॉइंट चार्ज वाला तो यहां है, तो ये वैल्यू तो होगी vp बाई 2, और ये जो ग्राफ है ये तो होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, और जो वैल्यू 1/4 होगी वो ये है vd बाई 4, और ये जो ग्राफ है
ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। समझ आ गया? तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे पी और क्यू अलग होने से। मतलब ये चीज भी ऐसे कंपैरिजन में पूछी जा सकती है। अभी तो हमने एक्सिस का ही पोटेंशियल निकाला है और इस तरह से ये पॉइंट आ सकता है वहां पे। एक बार देखो पेज नंबर 57 पे मैं ये पॉइंट आपको पढ़ाता हूँ। पेज नंबर 57 पे ऊपर दो पॉइंट है, मिल गया? 1 2 नंबरिंग डाली हुई है उस टॉपिक से ऊपर। सेकंड पॉइंट देखो, इसका सेकंड पॉइंट पेज नंबर 57 पॉइंट नंबर सेकंड। The electric dipole potential falls off at large distance as 1/r², not as 1/r, जो कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ड्यू टू सिंगल चार्ज। मिल गई नहीं लाइन? You can refer to the figure 2.5. You can refer to the figure 2.5 for graphs of 1/r² versus r and 1/r versus r drawn there in another point. ये figure 2.5 थी, मेरे बुक में तो 2.4 है। के जो ग्राफ वाली फिगर 2.4 लिखे, वहां गलती से 2.5 लिखा हुआ है। You can refer to the figure 2.4 for graphs of 1/r² and 1/r drawn there in another context. वहां पे E और V का बना रखा था, यहाँ पे डाइपोल की। तो ये कह रहे हैं वही दोनों चीजें, वही सेम ग्राफ। फिगर 2.4 कर लो इसमें बुक में, फिगर 2.4 है ये। लेकिन क्या आपको समझ आ गया अभी ये कैसे सवाल आ सकता है? तो अगर ये आए तो इस तरह से अच्छे से कंपैरिजन देके आना है, कैसे 1/4 हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो हमने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकाला एट द एक्सिस। अब हम निकालते हैं उसके इक्वेटोरियल पे। देखिए इक्वेटोरियल पे कैसे निकालें कि ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज पूरा 2 है। इक्वेटोरियल पे चाहे ऊपर निकालो चाहे नीचे निकालो सेम आएगा ये। आप किसी भी डिस्टेंस आर जाओगे, आपने इन दोनों से डिस्टेंस देखनी है। ये ए, इधर ये भी ए, तो ये तो कितनी होगी? √r² प्लस a²। ये भी कितनी होगी? √r² प्लस a²। क्लियर? इसकी वजह से पोटेंशियल लिखोगे तो पहले की वजह से तो k क्यूब अपॉन √r² प्लस a², और दूसरे की वजह से k इंटू माइनस क्यू अपॉन √r² प्लस k²। और ये दोनों पोटेंशियल आउट हो गए। कितना पोटेंशियल दे रहे हैं? 0। ऐसा ही ऊपर होगा, ऐसे ही नीचे होगा। यानी कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पे हर जगह पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और अब ये याद रखना एक आसान तरीका है कि जिस तरह से हम डाइपोल के आसपास के इलाके में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? सुनो, ये कोई डाइपोल है, ये इक्वेटोरियल लाइन है जहां हर जगह पोटेंशियल कितना होगा? 0। आगे पॉजिटिव चार्ज है, आगे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, तो इस इलाके में भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इस इलाके में भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। इक्वेटोरियल से उधर पीछे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो इस इलाके में भी नेगेटिव पोटेंशियल होगा और इस इलाके में भी नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। आ गया, क्वाड्रेंट सिस्टम की तरह आ गया। अगर कोई पूछ ले कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम बना दें तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो इसके अकॉर्डिंग चलता है? कोस थीटा के अकॉर्डिंग ही चलता है। समझ गए? मतलब जब आप जनरल पॉइंट पे जाएंगे तो जरूर कोस थीटा आना चाहिए। हमने एक्सिस पे निकाला, हमने इक्वेटोरियल पे निकाला, अब हम जनरल पॉइंट पे चलेंगे। पेपर में अगर कुछ ना दिया जाए तो जनरल पॉइंट पे निकालना आपको पोटेंशियल, और जरूर उस एक्सप्रेशन में कोस थीटा आना चाहिए, तभी ये चीजें सेटिस्फाई हो पाएंगी। क्लियर होगी ना बात यहां तक? ठीक है, चलते हैं जनरल पॉइंट की तरफ। हम चलते हैं। देखिए जनरल पॉइंट पे कैसे एक डाइपोल का पोटेंशियल निकाला जाए वो हम सीखते हैं। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू, टोटल डिस्टेंस 2a।
जनरल पॉइंट कुछ इस तरह से बनेगा कि यहां से, यार ये वो आसान सवाल है जो पेपर में आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये आगे तो बहुत आसान में काउंट होंगे, बिकॉज ये तो स्टैंडर्ड टॉपिक है। अगर प्रूफ आ जाते हैं तो स्टैंडर्ड टॉपिक है, सीधे सीधे इतने बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते कि डायरेक्ट ही उठ के आ जाए। थोड़े से सवाल होते हैं आपके एग्जाम में जो डायरेक्ट मिलेंगे। जनरल पोजीशन का मतलब है कि आप किसी थीटा एंगल पे 8 स्टेन दूर चले गए और ये कोई पोजीशन है जहां आपको पोटेंशियल निकालना है। फिर दोबारा मैं वो मान के चल रहा हूं कि लेट v एट इंफिनिटी v 0, इंफिनिटी पे हमने जो पोटेंशियल माना वो 0, ठीक है। अब मुझे एक बार तो प्लस क्यू से डिस्टेंस देखनी होगी। मैंने माना कि प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी है r1, और एक बार माइनस क्यू से डिस्टेंस देखनी होगी, और वो मैंने मान ली कि कितनी है r2, और ये बीच में r है। अगर r1 r2 आ जाए तो फिर तो मैं पोटेंशियल बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिख देंगे। कैसे लिखेंगे यहां का पोटेंशियल बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? पहले की वजह से KQ बाई R1 और दूसरे की वजह से K इंटू माइनस क्यू बाई R2, और ये चीज हम अलग ही बता दें, लास्ट में यूज कर लेंगे। K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये K, ठीक है। अगर आप इसमें से KQ कॉमन ले लें, K इंटू क्यू कॉमन लिया तो अंदर बचा 1/R1 माइनस 1/R2। मुझे अब एक तो 1/R1 चाहिए और एक 1/R2 चाहिए ज्योमेट्रिकली। कैसे करें बताओ? परपेंडिकुलर डालने हैं यहां से, वो तो कुछ ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन हो जाता है उसमें। आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला, फिर देखो इसमें कुछ ज्यादा अप्रोक्सीमेशन चलता है, ये जो मेथड बता रहे हैं। आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये A है, ये थीटा, तो A का इधर कंपोनेंट ये कितना होगा A cos थीटा, ठीक है, A cos थीटा हो गया, ठीक है। अब आगे बताओ, आगे मैं बताता हूं। अब वहां एक थोड़ा गलत सा अप्रोक्सीमेशन जा रहा है, मतलब उसके पीछे लॉजिक थोड़ा इतना क्लियर नहीं है। ये R है पूरा, ये A cos थीटा है, तो ये कितना बचा R माइनस A cos थीटा। अब हम ये कैसे कहें कि R1 और ये बराबर है? अप्रोक्सीमेशन नहीं। एक बात बताओ आप इधर सिंपली, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं? बताओ। थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल, आपने क्या डलवाया अभी? परपेंडिकुलर डलवाया, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब आप कह रहे हो भाई हाइपोटेन्यूज को बराबर मान लो इसके, क्या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इसके बराबर हो सकती है क्या? समझ में आ रहा है? अगर ये बराबर हो गए तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, फिर ये मिलेंगे। समझ रहे हो इसमें कहाँ अप्रोक्सीमेशन में गड़बड़ आती है इस तरीके से, ठीक है। कुछ और समझ नहीं आ रहा है इस तरह से लगभग हम करके कर सकते हैं, लेकिन इससे भी थोड़ा बेटर तरीका उस पर जाना चाहिए। इन्होंने जो बताना चाहा वो समझ आ गया। इन्होंने ये बताना चाहा था कि R1 को मान लो R माइनस A cos थीटा, फिर ऐसे कुछ लॉजिक देके R2 को मान लेंगे R प्लस A cos थीटा, और फिर वो वहां तक बैठ जाता है, भैया आ जाएगा इतना आंसर। लेकिन ऐसे नहीं, उसमें थोड़ा सा इलॉजिकल काम हो जाएगा। तो मैं ये परपेंडिकुलर हटाऊं यहां से, तो मैं कहाँ के लिए समझा रहा हूँ फिर? मतलब मैं कोई किताब छापने की नहीं कह रहा हूँ भाई, पेपर के लिए हम कह रहे हैं। पेपर में फिर आप लॉजिक क्या देंगे कि R1 क्यों उसके बराबर है, बस मुझे ये समझा दो। यहाँ तक ठीक था आपका, ये cos थीटा सब सही है, उसका क्या लॉजिक देंगे कि R1 इसके बराबर है? पेपर में आप कर सकते हो अगर आपको सही मेथड दिया आता है तो, फिर तो ये ना कुछ तो करके आएंगे, और क्या पता चेक करने वाले से नंबर भी दे दें। अब देखो इधर सुनो, दूसरा तरीका, आप चलो ट्रिग्नोमेट्री की कोसाइन रूल की तरफ। कोसाइन रूल
कोसाइन रूल पता है क्या हमें? एक कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, कोई भी ट्राइंगल है राइट एंगल की, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। एक एंगल है थीटा, उसके अगल बगल वाली साइड को मैंने ए और बी बोला, सामने वाली साइड को सी बोला, तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। किसी भी ट्राइंगल में, कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, किसी भी ट्राइंगल में ये दो साइड्स हैं जो एक एंगल थीटा बना रही है, एक ए लेंथ है एक बी लेंथ है, सामने वाली लेंथ है सी, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए बी। तो अगर हम उस कोसाइन रूल का इस्तेमाल करें, मैं इसमें कुछ नाम दे लेता हूं, ए बी सी एंड डी। यहां तक मुझे पहुंचना है, 1/r1 निकालना है और एक बार 1/r2 निकालना और फिर इसमें पुट करेंगे। तो देखो पहले मैं निकालूं 1/r1, तो मैं चलूं ट्राइंगल डीसीबी पे। अब अगर मैं इन ट्राइंगल डीसीबी कोसाइन रूल लगाता हूं, इन ट्राइंगल डीसीबी कोसाइन रूल, ये कोस थीटा बराबर, इसको बनाने वाली दो साइड कौन कौन सी हैं? ये आर है, ये सेंटर से ये जो दूरी है ये आर थी, एक तो ए है और एक आर है, एक तो आर स्क्वायर हो गया और एक माइनस तीसरी साइड सामने वाली साइड 2r1 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर ए। समझ आए है ना? अब अगर मैं यहां से r1 निकालूं, दरअसल मुझे पहुंचना तो 1/r1 तक है, तो मैं 1/r1 पे ही जाऊंगा। यहां से देखो 2ra cos थीटा मल्टीप्लाई होगा, 2ra cos थीटा मल्टीप्लाई होगा, फिर उधर जाएगा और r1 स्क्वायर इधर आएगा, तो r1 स्क्वायर आया r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra cos थीटा। आगे क्या समझ? मैंने दो स्टेप एक साथ लिख दिए, पहले मल्टीप्लाई किया फिर इधर उधर इनको कर दिया। अब यहां से देखो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से आप r स्क्वायर कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म क्या बची? 1। सेकेंड टर्म को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना? आर स्क्वायर था नहीं, कोई बात नहीं, मान लिया और नीचे डिवाइड कर दी। इसमें आर है तो एक आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आर से ऊपर मल्टीप्लाई किया हो तो आर स्क्वायर उनके बाहर गया, 2 टाइम्स ए बाई आर और इनटू कोस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए ए काफी छोटा होगा आर से, इसका मतलब ए बाई आर का होल स्क्वायर अगर आपने कर दिया तो टेंड्स टू, देखो ए बाई आर मान लो 0.01 और उसका भी स्क्वायर कितना हो गया? 0.0001। समझ रहे हो ना? मतलब ये तो बिल्कुल इग्नोरेबल है, यानी कि इन दोनों टर्म्स में से कौन सी टर्म ज्यादा इग्नोरेबल है? ए बाई आर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो हम इस ए बाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को टेंड्स टू 0 करके हटा देंगे कि 1 में ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतना ज्यादा इग्नोरेबल नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल इग्नोरेबल होगा। तो यहां से अगर मैंने देखा तो r1 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स ए बाई आर इंटू कोस थीटा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? 1/r1। अब क्या करो, इसका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हमने लिया तो यहां से, और एक मैं अंडर रूट भी ले लूं क्योंकि मुझे 1/r1 चाहिए। मैं यहीं पे पहले स्टेप में अंडर रूट लेता हूं। अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो r1, यहां तो r1 हटा दूंगा इस स्टेप में, अगर आपको समझ आ रहा है। चलो एक नीचे लिख देते हैं। अगर आप अंडर रूट लेंगे तो बनेगा r1 बराबर r इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स ए बाई आर इंटू कोस थीटा, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर कितनी? हाफ। पावर इसकी होगी हाफ। अब मैं यहां से करूं इसका रेसिप्रोकल, मुझे 1/r चाहिए, तो यहां से करूं इसका रेसिप्रोकल, तो मैं इस स्टेप को यहां भेज रहा हूं। 1/r1 बराबर
ये तो हो गया 1/r, और ये जो पावर हाफ है वो माइनस हाफ हो जाएगी नीचे जाके, तो ये बनेगा 1 - 2 टाइम्स a/r इंटू कोस थीटा, और पावर कितनी -हाफ। अब थोड़ा हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन भी आता है। देखो हम शॉर्ट मान ही रहे हैं, तो a/r तो कम है ही, a/r 1 से कम है, काफी कम है, और cos थीटा कभी 1 से बड़ा हो नहीं सकता। एक बहुत छोटी चीज को 0.2, 0.3, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा ही रहेगा, यानी कि ये इग्नोरेबल है, तो पावर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। बाइनोमियल याद है, 1 + x⁻n इज नियरली इक्वल टू 1 + n × x, याद है ना। तो इस पावर को आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आप यहाँ आएगा, 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मेरे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है कि 1/r1 1/r इंटू 1 + a/r इंटू कोस थीटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी जो हमें यूज करनी होगी। बताओ भाई, समझ आया? ठीक है। अब मुझे चाहिए 1/r2। देखो इसमें इतनी अप्रोक्सीमेशन नहीं है, इसमें वो अप्रोक्सीमेशन है जो हम अक्सर शॉर्ट डाइपोल में लगाते हैं, और पिछले में एक इलॉजिकल सी अप्रोक्सीमेशन हो रही थी। ट्राइंगल राइट एंगल कोई आइसोसेल्स बना दिया, जो कि कौन सी दो साइड आइसोसेल्स बना रहे थे हम, राइट एंगल आइसोसेल्स हो सकती है, लेकिन उसमें हाइपोटेन्यूज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वो कर रहे थे। ठीक है, अब बताओ मैं R2 1/r2 कैसे निकालूं? ऐसे निकलेगी, लेकिन कौन से ट्राइंगल से? ADC, है ना। ADC ट्राइंगल से ऐसा ही कुछ होगा। कैसे होगा ऐसा, वो सुनो। ये पॉइंट आपका D है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये इधर का कितना बना, 180 - थीटा। मैं उसको लिख लूं पाई - थीटा, 180 - थीटा। ठीक है, अगर कुछ नोट वोट करना हो तो देख लो, मैं फिर इसी में चेंज करके करूंगा। देखो पहले यहां तक थे इक्वेशन 1, उसके बाद हम ट्रायंगल DCB पे गए और 1/r1 निकाला, इक्वेशन 2। फिर हम दूसरी ट्रायंगल पे जाएंगे, DCB पे नहीं गए, पहले कौन से ट्रायंगल पे गए थे? हाँ, DCB पे। अब जाएंगे DCA पे। आराम से प्रूफ बोर्ड में 3 नंबर का आ सकता है, और मैं कह रहा हूं ये तो आसान क्वेश्चंस में काउंट होगा। और फिर वही दिक्कत होगी, वहां हम फिर कुछ गलती करेंगे तो ऐसे आसान सवाल में गलत हो जाएंगे। दूसरा जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें ये प्रिंसिपल है, उसमें ड्यू टू स्मॉल टाइप उसमें कैसे चलता है, एक cos थीटा में ये प्लस माइनस कर देते हैं। कहां पे? ये परपेंडिकुलर डालने को कर देते हैं। हां, तो उसमें आप यूं लिख सकते हैं स्मॉल टाइप होता है, एक छोटा होगा बहुत ही। हां, तो एक cos थीटा में ऐड हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर आपको लिख के आते हैं कुछ वहां पे। देखो अगर आप, मैं फिर दोबारा उस पे आता हूं, आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये A था, तो ये कितना होता? a cos थीटा। तो ऊपर वाला कितना होता है? r - a cos थीटा। फिर आपको ये लिखना था कि ये क्या होगा, a sin थीटा। फिर आप वहां लगाते पाइथागोरस थ्योरम कि r1² = r - a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। फिर आपको लिखना पड़ता कि भाई a sin थीटा को मैं इग्नोर कर रहा हूं यहां से, उस तरीके से फिर आप जाते हो वहां पर। ठीक है, देख लो जैसे भी करना हो।
मैं तो आपको वो मेथड बता रहा हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, और कोई बात नहीं है। मान लो आधी बार यार चेकिंग आपका कोई नया मेथड है तो टीचर ठीक है भाई वो समझ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्सर दिमाग में ये होता है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी होती है ये वाले। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा अब हम ट्रायंगल पे गए DCA पे, DCA। अब मैं केवल चेंजेस कर रहा हूं यहां पे। अब मैं ट्रायंगल DCA पे गया तो मैंने सबसे पहले कोस थीटा की बजाय कोस ऑफ क्या बनेगा वो, पाई माइनस थीटा, r² प्लस a², ये लेंथ भी a है, माइनस अब ये बनेगा r² अपॉन 2r है। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। 180 पे नो चेंज और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, माइनस कोस थीटा। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा माइनस 2ra कोस थीटा, माइनस 2ra कोस थीटा, और जब वो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2ra कोस थीटा। जब आप r2 की तरफ जाएंगे तो ये चलेगा, तो ये प्लस चलेगा, ये r2²। अगला स्टेप भी यही, शॉर्ट डाइपोल है तो r2² 1 प्लस, उसके बाद r2 r इंटू 1 प्लस, यही के यही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद 1/r2 और यहाँ पे प्लस आएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/r2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। सिमिलर स्टेप्स हैं, बिल्कुल सिमिलर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। बस इस मेथड में क्या है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कम लग रहा है ना। हम तो सिंपल जो कोसाइन रूल है वो लगा रहे हैं, और एक बार बस डायगोनल छोड़ की बात की है। इसके बाद सेकंड और थर्ड इक्वेशंस का यूज कीजिए, इक्वेशन नंबर 1। मिटा दो ना, हो गया होगा। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 1। पेपर में थोड़ा क्लियर लिख के आए, कुछ पूछा ना करके आए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इक्वेशन नंबर बनाए फिर क्लियर लिखे स्टेप। तो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप यूज करेंगे तो देखो क्या बनना है, v इज इक्वल टू k इंटू क्यू, 1/r1 में से भी और 1/r2 में से भी। 1/r कॉमन आएगा, वो मैंने बाहर ही निकाल लिया। 1/r1 में ऊपर बचना था 1 प्लस a/r इंटू कोस थीटा, माइनस 1/r2 में ऊपर बचना था जो वहां लिखा हुआ है 1 माइनस a/r इंटू कोस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाना और ये माइनस माइनस प्लस होके जुड़ जाना। तो ये बनेगा k/r 2a/r इंटू कोस थीटा, और q इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, p। तो जनरल पोजीशन पे p आ गया, v आ गया 1/4πε0 डाइपोल मोमेंट अपॉन r²। और एक जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इसमें आ भी गई है, कोस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, ये तो कोस होने पे ही बनता। ठीक है, अगर इस पोटेंशियल को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, हालांकि पोटेंशियल स्केलर है, लेकिन P और R को एज अ वेक्टर यूज करके आ जाए, सवाल यही आ जाए कि राइट द वैल्यू ऑफ P ना V ड्यू टू डाइपोल बाय यूजिंग P एंड R इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो वो कैसे लिखेंगे। अब इस प्रूफ से हम थोड़ा आगे बढ़े। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है P वेक्टर,
और ये वो पोजीशन वेक्टर है फील्ड पॉइंट का जिसको आप बोल रहे हैं आर वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा। मुझे यहां वी लिखना था, ये अभी निकल के आया के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ये फॉर्मूला तो अभी हमारा आई गया, ऊपर नीचे हमने आर से मल्टीप्लाई किया, के इंटू पी आर कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। अब पी आर कोस थीटा दो वेक्टर्स का क्या कौन सा प्रोडक्ट है? ये पी ये आर और उनके बीच का एंगल थीटा, तो कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। तो आप इसी वी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन, भाई ये ना एक बड़ी बेसिक डेफिनेशन है डाइपोल की। ऐसी कोई भी अरेंजमेंट जिसका पोटेंशियल इस फॉर्म में लिखा जा सके उसे डाइपोल कहते हैं। ऐसी कोई भी अरेंजमेंट जिसका पोटेंशियल इस फॉर्म में लिखा जा सके उसे डाइपोल कहते हैं। कभी कॉन्फ़िगरेशन पहचाननी हो, और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब नहीं है, क्योंकि एक आर ऊपर भी आ रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। और अगर आपको आर स्क्वायर की तरह ही दिखाना हो तो आप एक आर के मैग्नीट्यूड, देखो वेक्टर आर को मैं लिख सकता हूं आर कैप इंटू मोड आर। कोई भी वेक्टर बराबर होता है उसका मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो वेक्टर आर को मैं लिख सकता हूं आर कैप इंटू मोड आर, और एक मोड आर से एक मोड आर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। मैंने ये बोला दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डाइपोल। ऐसी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जिसका पोटेंशियल इस फॉर्म में दिया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल। और वहां यहां जो भी चीज फिट हो रही होगी उसको बोलते हैं उसका डाइपोल मोमेंट। क्या ये समझ आ गया पूरा? ठीक है। अब आप यूं देखो, ये कोई डाइपोल दिया है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। इसके सेंटर से मैं यहां गया r डिस्टेंस दूर किसी एंगल थीटा पे, और मैंने एक ना कोण बना दिया इस लाइन को घुमा के, थीटा एंगल पे लाइन को घुमा के, समझ गए हो? ये डाइपोल था, मैं इससे थीटा एंगल पे गया और मैंने यूं घुमा के कोण बना दिया। क्लियर हो रहा है कैसे क्या बनाया है? ठीक है। इसमें एक पॉइंट इधर है बाहर की तरफ, मैंने इसको नाम दिया पॉइंट ए, और एक पॉइंट ऊपर है उसको नाम दिया पॉइंट बी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूं Q, और मैं उसको ए से कहां लेके गया? बी पे। फाइंड वर्क डन बाय डाइपोल ऑन Q in moving it from A to B। क्यों? क्योंकि थीटा आप ऐसे घुमाएंगे तो थीटा तो चेंज होगा नहीं और आर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। देखो तो फिर उससे क्या होगा? ना थीटा चेंज होगा ना आर चेंज होगा। सही आपका जवाब। तो उससे क्या चीज सेम रहेगी? पोटेंशियल। और अगर पोटेंशियल सेम है तो VA बराबर VB हो गया। मैंने क्या किया, एक बार ये पॉइंट साइड में था, एक बार मैं उसके ऊपर ले गया, क्या थीटा चेंज हुआ है? ना तो आर चेंज हुआ और ना थीटा चेंज हुआ। तो दोनों जगह का पोटेंशियल का फॉर्मूला तो सेम ही है, तो V सेम है। और वर्क डन तो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा? 0। आंसर तो हो गया 0। आप एक्सप्लेन इसे कैसे कर सकते हैं? अब अपनी किताब में आओ, पेज नंबर 57 के पहले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट मैंने अभी पढ़वाया था, उस पर क्या सवाल आ सकता है? वो ग्राफ वाला है ना।
अब मैं आता हूं पेज नंबर 57 के पहले पॉइंट पे, वो पढ़ते हैं। देखो एक बार बुक में ध्यान दो भाई, पेज नंबर 57 के पहले पॉइंट पे, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन आर बट आल्सो ऑन द एंगल बिटवीन आर एंड पी। ये दिख रहा है हमें, आर और पी के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। इट इज हाउएवर एक्सियली सिमेट्रिक अबाउट पी। एक्सियली सिमेट्रिक का क्या मतलब है? दैट इज इफ यू रोटेट द पोजीशन वेक्टर आर अबाउट पी, अगर आप इस पोजीशन वेक्टर आर को रोटेट करें अबाउट पॉइंट पी, कीपिंग थीटा क्या कांस्टेंट, थीटा जितना एक बार दिया वही रखें और इसको घुमाएं, द पॉइंट्स कोरस्पोंडिंग टू पी ऑन द कोन सो जनरेटेड, ये जो कोन सा बनेगा ना यहाँ पे, विल हैव द सेम पोटेंशियल एज एट पी। इसने कहा कि अगर मैं इस पॉइंट को पी बोल दूं और ये कोन बनाऊं, तो कोन के हर पॉइंट पे ये जो बाउंड्री है यहाँ, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम। इन्होंने इतना लिख दिया। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इस पे मतलब इस तरह से सवाल बन के आ सकता है, तो आंसर अपना हो जाएगा 0। और रीजन जो बुक में लिखा है वही है कि पोटेंशियल सेम है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों से ये बनाने आ गए आपको कैसे सवाल आ सकते हैं? दूसरी बात, ये जो जनरल बना KPR cos थीटा, ये वाला ऊपर वाला, इससे जो आपने पीछे डिराइव किए थे ना एक्सिस और इक्वेटोरियल, वो भी दोनों रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहले मैं एक्सिस की बात करूं। एक्सिस पे आगे तो एंगल 0 डिग्री था और पीछे जाएंगे तो एंगल 180 डिग्री। cos 0 कितना होता है? 1। तो आगे आपका आंसर आया था KP/r²। पीछे जाओगे cos 180 -1, आंसर आया था -KP/r²। डाइपोल के इक्वेटोरियल पे थीटा 90 या नीचे जाओ 270, तो थीटा 90 में कितना होता है? cos 90 0, तो पोटेंशियल कितना आ गया? 0। तो अभी आप बताओ क्या डाइपोल का पोटेंशियल आपको समझ आ गया है कि नहीं? ठीक है। तो अब एक रिजल्ट की तरह अगर हम सोचें कि क्या चल रहा है, देखते हैं उस चीज को। हटाऊंगी मैं, ये हो गया ना। ये देखो हम टॉपिक अपने आराम से ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जैसे रिवीजन में बहुत फास्ट भी हो सकता था, लेकिन बहुत फास्ट नहीं, फिर उसमें नुकसान ही है। कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा, लेकिन ढंग से आप पढ़ो, ठीक है। और अभी जो मैंने ट्यूसडे का टेस्ट बोला है, ट्यूसडे को ही होगा। अगर पूरा हो नहीं पाएगा तो हम कैपेसिटेंस अगले टेस्ट में कर देंगे। समझ गए हो क्या? चैप्टर आधा आ जाएगा उसमें, चैप्टर आधा आ जाएगा, नहीं तो फिर भाई बहुत जल्दबाजी में 2 दिन में वो हो भी नहीं पाएगा कैपेसिटेंस और ये, तो उससे तो पार ही नहीं पड़ेगी। अब देखो एक चीज समझो, एक लॉजिक, एक क्या सीक्वेंस बन रही है वो देखिए। एक पॉइंट चार्ज है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज को दरअसल क्या नाम डी दिया जाता है? मोनोपोल। लिया आपने नाम पहले कभी किसी क्लास में? या डाइपोल बना दिया, उसका मोनोपोल मोमेंट पूछा हो 0, उस पर कोई चार्ज है ही नहीं। आपने 2 रखे, इसको क्या बोलते हैं? डाइपोल। 2 इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल रख दो, उसको क्या बोलते हैं? 2 इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल। जैसे मान लो बीच में 2q, इधर -q, इधर -q, a या 2a 2a, क्या ये 2 डाइपोल बन गए कि नहीं? q इंटू a तो इधर और q इंटू a उधर। क्या बोलते हैं इस अरेंजमेंट को? नाम नहीं सुना है क्या आज तक? क्वाड्रपोल। नहीं पढ़ा। एक बार अपनी बुक में एक्सरसाइज में आओ, एक्सरसाइज में जस्ट आपको मिलवा तो देख, पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 2.22, पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 2.22 मिल गया। देखो ये लिखता है फिगर 2.34 शोज ए चार्ज एरे नोन एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल। वर्ड मिल गया ना आपको? मुझे लगता है पहली बार ही सुन रहे हो सारे सब, क्योंकि किताब में इतना तो हम कहां जाते हैं। मतलब हम एक्सरसाइज पे भी नहीं गए, हम थ्योरी में भी नहीं गए, हम तो खाली इसका कवर पेज देखते रहे। उसके बाद फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ क्वाड्रपोल ऑब्टेन, चलो ये तो सवाल है, छोड़ो उसको।
एंड कंट्रास्ट योर रिजल्ट विद दैट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एन इलेक्ट्रिक मोनोपोल। कोई सोचे मोनोपोल शब्द कहां से आ गया, आपकी किताब से ही है। मोनोपोल का मतलब इसने दिया है, क्या लिखा है, सिंगल चार्ज। समझ आ गई है ना कुछ चीजें। तो ये तो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 22 आपको करना है, लेकिन मैं तो इधर अभी इनके रिजल्ट्स पे आ रहा हूं। आप ई बताओ, ई पॉइंट चार्ज का ई आर डिस्टेंस दूर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वी बताओ पॉइंट चार्ज का वी 1/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, पढ़ा है नहीं हमने। अब आप आइए डाइपोल पे, हमने फील्ड पढ़ लिया 1/r³। पोटेंशियल अभी लिख के आए, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है 1/r²। छोटे सवालों के लिए कम से कम ये रिजल्ट दिमाग में रहे कि भाई ये किस तरह से वेरिएशन है। एटलीस्ट जो 1 मार्क टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, केस स्टडी, उनमें कुछ भी आ सकता है सर। तो इसमें आप ये सीखे ध्यान से रिजल्ट। और फिर जो क्वार्टर पोल वाला क्वेश्चन है ये आपको करना है, नहीं होता है तो अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.22। अच्छा मुझे ये बताओ, कितने बच्चों ने, आप इतने बच्चे बैठे हो, इनमें से कितने बच्चों ने ये एक बार पढ़ लिए थे किताब से वर्ड क्वाड्रपोल, मोनोपोल, ये सब, या नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, कोई नहीं। मोनोपोल हम यूज कर चुके थे पिछली कुछ क्लासेज में, ठीक है। और ये एनसीईआरटी कब अभी खरीद के लाया गया? तो साल की शुरू में ही खरीद ली थी और पूरा लॉकडाउन चल रहा था, घर ही बैठे थे। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ना बड़ा सीधा सा है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। कोई खास चीज है नहीं इसमें, हम सिस्टम ऑफ चार्ज यूज कर चुके। डाइपोल का डेराइव किया, इसकी वजह से लिखा, इसकी वजह से लिखा, तो वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगना है सबका। लेकिन इसमें आसान बात यह है कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो सीधा एडिशन हो जाता है। आप प्लस माइनस के साथ लिखना है। ये टॉपिक आप अपने आप किताब से पढ़ लेंगे, कोई नई बात मिल जाए तो देख लेना इसमें, है ना। समझ गए हो? पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस वो है जो हम यूज कर चुके हैं। अब इसमें आप इधर आओ, यहाँ पे पेज नंबर 58 पे एक तो एग्जांपल 2.2 है, उसको छोड़ो, उससे ऊपर देखो, ये दिख रहा है वी हैव सीन इन चैप्टर 1, है ना। यहां से लेके और नीचे लिखा है v बराबर 1/4πε0 Q/R लिखा है। जितना भी ये पार्ट है ना, इसके बाहर जो मार्जिन है वी हैव सीन से लेके और बाहर जो मार्जिन है यहां, इधर आप मेंशन कर दो। दरअसल इन बातों में इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। पोटेंशियल ड्यू टू a spherical cell। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। कितना होगा, क्यों होगा, क्या फॉर्मूले होंगे, विद लॉजिक इन्होंने बताया पूरा। अगला काम आपका ये है कि आपको और कोई प्रूफ नहीं करना। इसने जो जस्टिफिकेशन दिया है उनसे आपको ये समझ के आना है कि पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल के एक्सप्रेशन क्या होंगे और इसका ग्राफ कैसा होगा, सेल के अंदर और सेल के बाहर। देखो ऐसा नहीं आप और बुक से देख के आ जाए क्या ये तो ऐसा ऐसा है, इन लॉजिक से आप देखना कि कैसे बनेगा। दूसरा काम आपका ये, ठीक है। तीसरा काम सुनो, सॉल्व एग्जांपल नंबर 2.1 करना, जो आपने शायद अभी तक नहीं किया, उसकी लाइनें ही समझाई थी मैंने। तो 2.2 करना, 2.3 करना बिना इसका सॉल्यूशन पढ़े अपने तरीके से। हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि फॉर्मूलों में कुछ नहीं रखा है, डायग्राम समझ में आना चाहिए कि क्या है। 2.1, 2.2, 2.3 ये तीन तो मैंने कहा है कि आप सॉल्व एग्जांपल लेंगे।
एक ये बोला है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सेल, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ से। एक्सरसाइज की तरफ अगर मैं चलूं, एक्सरसाइज में पहला सवाल आप कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो, अभी तो 2, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं कल पढ़ाऊंगा, और एडिशनल एक्सरसाइज का 12th कर सकते हो, 13th कर सकते हो, 12th 13th, और जो मेन है जो मैंने अभी दिया आपको करने के लिए कौन सा 20। भाई कल जब आए तो यार थोड़ा काम करके आए, ऐसे नहीं तो एनसीईआरटी अभी भी कवर नहीं हो पाएगी थी, मैं कैसे करवाता हूँ, ठीक है। और ये मान के चलो कि ट्यूसडे का जो टेस्ट बोला है वो पोटेंशियल तक का हो जाएगा, कैपेसिटेंस पार्ट अगले में ले लेंगे क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाएगा अभी तक, ठीक है। कल मिलते हैं आगे फिर।